पहले सवाल ये है सर कि वक्फ को लेकर के जो मूवमेंट चल रहा है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? और सरकार की तरफ से या जो राइट विंग लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली जो करप्शन हो रहे थे वक्फ के अंदर में, वक्फ बोर्ड के अंदर में जो करप्शन हो रहे थे, उसको ख़त्म करके वक्फ के सही इस्तेमाल के लिए लाया गया है। देखिए, ये इस तरह से है कि अगर रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो आप गाड़ियों को बंद नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स को सुधारिए और सबकी सहमति से समझाते हुए, ट्रेनिंग देते हुए, बताते हुए, जागरूकता अभियान चलाते हुए चीज़ों का समाधान किया जाना चाहिए। कोई नियम आप किसी पे थोप नहीं सकते। मैं हिंदू हूँ, मैं अपने मंदिरों के मसलों में किसी मुसलमान को नहीं चाहूँगा कि वो तय करे। तो मेरा अधिकार कैसे होता है कि मैं मुस्लिम भाइयों के ट्रस्ट में या उनके मस्जिद के मामलों में किसी हिंदू को थोपा जाए? तो कहीं ना कहीं ये संविधान की बचाने की लड़ाई है। संविधान का जो है मिसयूज़ किया जा रहा है, उसकी लड़ाई है। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। कहावत है कि बगल में अगर आपके पड़ोसी का घर जलाया जा रहा है, आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर सरकार को हिम्मत हम देते चले जाएंगे तो नए नए तरकीब जो है, जिस तरीके से हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब ने बताया कि कैसे दलित वोटर्स को नाम काटने के लिए, गरीब वोटर्स का नाम काटने के लिए साजिश किया जा रहा है। ये जो इलेक्टोरल रिवीजन की बात कही जा रही है, ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है और हर चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चुनाव में। केवल आपका मतदान गुप्त होना चाहिए, बाकी हर चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। ऑल पार्टी मीटिंग करके सबसे राय मशवरा करना होगा। तो ये अगर वक्फ कानून जो इन्होंने बनाया है, ये बिल्कुल ये हिंदुस्तान के शांति और सौहार्द को ख़राब करने की साजिश है। जिस तरीके से पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ तो बलूचिस्तान और तरह तरह के गृह युद्ध के मामले आ गए। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में अगर ऐसी नौबत आई, अभी आप देख रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हैं, तो जब दुश्मनों से लड़ने की बात आएगी तब हमारे देश में इस तरह का गृह युद्ध का मामला न उत्पन्न हो जाए, इससे हमें बचना चाहिए। और सभी हिंदू मुसलमान के भाइयों के धार्मिक चीज़ों में जो है एक आपसी समझौते के साथ, बातचीत के साथ कोई निर्णय लेना चाहिए। कोई निर्णय को थोपना नहीं चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ इक्वालिटी संविधान हमें देती है, उसको कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है। और एक ऐतिहासिक रैली 29 तारीख को न केवल मुस्लिम भाई, हज़ारों हिंदू भाई मेरे माध्यम से भी, सभी पार्टियों के माध्यम से उस देखिएगा विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे और पूरे देश को एक मैसेज देंगे कि बिहार जो लोकतंत्र की जननी कही जाती है, वहाँ से हम लोग एक लोकतांत्रिक अंदाज में पूरा गांधी मैदान को भर करके हम लोग ऐतिहासिक मैसेज देंगे। और गांधी मैदान भी, जहाँ तक मुझे मालूम है, किसी मुस्लिम भाई ने वक्फ ही किया था, जो स्वतंत्रता लड़ाई के लिए जो एक अहम भूमिका निभाया था। गांधी मैदान भी किसी मुस्लिम भाई ने ही वक्फ बोलिए, उसको दान बोलिए या जिस भी शब्द में बोलिए। तो ये वक्फ की ज़मीनें जो है मदरसों के लिए, सारी चीज़ों के लिए तरह तरह की साजिशें हैं कि पशमंदा मुसलमान अलग है, वो अलग है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाना चाहते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैंने ये तो नहीं देखा किसी के भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के टाइम पे जो है पिछड़े मुस्लिम भाइयों को पीछे बिठा दिया जाता हो, अगड़े आगे बैठते हों, या किसी भी कब्रिस्तान में मैंने तो नहीं देखा कि भाई जो कमज़ोर वर्ग के पशमंदा हैं उनको जो है पीछे जगह दिया जा रहा है कब्र में। तो मुझे साफ दिख रहा है, मैं हिंदू होकर के देख पा रहा हूँ। तो एक एक मुस्लिम भाइयों से यही अपील होगा कि आप ये एक पार्टी के सियासी जाल में, चुंगल में नहीं फंसना है। हमें एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना है जहाँ मुस्लिम भाई की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़े, हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़े। वही खूबसूरत बिहार, वही खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना है। लेकिन रंजीत भाई, जिस तरह कहा जा रहा है कि मुसलमानों को जो कानून समझ में नहीं आ रहा है, तो हम भाजपा के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि बरगलाया जा रहा है मुसलमानों को। एक लोगों का राज है वक्त के ज़मीनों पे, आम मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखिए, तो आपने जो जेपीसी बनाया था, इसका मकसद क्या था कि आप कुछ पॉइंट्स जिसमें लोगों को दिक्कत है उसको सुधार करिए। लेकिन आपने जेपीसी के किसी पॉइंट को नहीं माना। हमारा कहाँ, हम तो कह रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स को सुधारिए ताकि एक्सीडेंट कम हो। अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए वक्त को चलाने वाला कोई सब सरकारी लोग होते हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तरह तरह के नियम कानून को बनाती है, दिखाती है, उल्टा सीधा समझाती है। वक्त के डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं? सरकारी कर्मचारी होते हैं। जो जनप्रतिनिधि मुस्लिम समाज से आते हैं, जो जीत करके आते हैं, वो होते हैं डिसीजन मेकर्स। ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई भी आज, हमारे अख्तरुल ईमान साहब विधानसभा में कितनी बार इन्होंने नमाज़ पढ़ा है, तो क्या विधानसभा इनका हो गया? हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितनी बार नमाज़ पढ़ा है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट उनका हो गया। अरे तरह तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप लोग उल्टी सीधी बयानें बताते रहते हैं। और अब समझ चुकी है, एक पार्टी का एजेंडा है सोशल मीडिया में उल्टा सीधा काम करना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाना। ये साजिशों का काम जो है नाकामयाब होगा। तभी देखा आपने कि मोदी जी हमारे पटना आए थे, रोड शो किया था। एक तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के पास तो कोई रोड शो होना ही नहीं चाहिए, और वहाँ उन्होंने रोड शो किया। कितने लोग आए? उन्होंने खिड़की तक नहीं खोला, ऐसे बाहर निकल के हाथ दिखाया करते थे। लेकिन इस बार पटना ने, लोकतंत्र की जननी कही जाती है पटना बिहार, तो उनको जवाब मिला। और बाकी रैलियों में भी अब आपका पर्दाफाश हो चुका है, आपके सारे साजिशों का पर्दाफाश हो चुका है।
अब आपको बिहार जानती है और इस चुनाव में आपको करारा जवाब मिलेगा, आपको पता लग जाएगा। इसीलिए ऐसे ऐसे तरकीबें निकाल रहे हैं कि हम लोग कैसे गरीब वोटर्स का नाम हटवा दें, कटवा दें, और जो बिहार जहां 7 फेजेज़ में चुनाव हुआ करता था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसको आप चाहते हैं कि 1 फेज़ या 2 फेज़ में निपटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि लंबे फेज़ में चुनाव होगा तो एक एक चीज़ों की बात होगी। आप जो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं उसका पूरा जो है इंजन का पार्ट पुर्जा खोल दिया जाएगा। इसलिए आप डर रहे हैं और 1 फेज़ या 2 फेज़ में चुनाव कराना चाहते हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये जो नए नए तरकीब निकाल रहे हैं, कोई भी चीज़ 1-2 महीने पहले नहीं आना चाहिए। जो काम 2 साल 3 साल में किया जाना चाहिए उसको आप कहते हैं कि 1 महीना में पूरा कर लो। ये बिहार जैसा सबसे गरीब अनपढ़ राज्य है, वहाँ कैसे हो सकता है? यहाँ बाढ़ की समस्या होने वाली है तो हम बाढ़ देखें कि उसकी व्यवस्था को देखें, नहरों को ठीक करें, कि हम लोग लगे कागज़ बनवाने चुनाव के लिए? तो ये तरकीबों से कुछ नहीं होने वाला। जनता जानती है, करारा जवाब बिहार की जनता आपको देने जा रही है। बिहार की जनता कारा जवाब देगी, लेकिन जब एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एमआईएम है, एक तरफ जो है जनसुराज है, वोटों का बंटवारा हो रहा है, उन वोटों का जो भाजपा मुखालिफ है, सत्ता विरोधी वोट है, तो फिर कैसे कारा जवाब मिलेगा जब वोट बढ़ देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि एक कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, आपको ऑप्शंस मिलने चाहिए, विकल्प मिलना चाहिए। हमें याद है कि जब एक टाइम था, जब नया नया मोबाइल फ़ोन आया था तो इनकमिंग का भी पैसा हमको देना पड़ता था, लेकिन जब विकल्प आए तो आज देखिए कई सारे पैकेजेस हैं, महीने का फ्री हो जाता है केवल 200-300 के रिचार्ज में। तो उसी तरीके से राजनीति में विकल्प अगर मिलता है तो हम अपने नेताओं से सवाल पूछते हैं। मैं ढाका विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में अब काम कर रहा हूं, तो ढाका विधानसभा में क्या था? हिंदू मुसलमान लोगों को जो है अंत में क्या करना है? कोई विकास की बात नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं, कोई सड़क की बात नहीं, लास्ट में हिंदू मुसलमान करना है। लेकिन अब जब मैं आया हूँ सो कॉल्ड मुस्लिम पार्टी से, हालांकि ये बहुत सेकुलर पार्टी हम लोग शुरू से कहते हैं, और खुद एक हिंदू हूँ, तो अब हिंदू मुसलमान तो बिल्कुल नहीं होगा उस इलाके में। तो जब ऑप्शंस खुलते हैं तो निश्चित रूप से जनता को जो है चुनने का विकल्प होता है, सवाल करने का विकल्प मिलता है। होना चाहिए, लेकिन जब एक लार्जर लेवल पे आप कह रहे हैं कि वो सत्ता को हटाना है, मौजूदा सत्ता को, रेजिम को चेंज करना है, तो क्या महागठबंधन एमआईएम के बीच जो वोट बंटवारे की आशंका है उसको दूर नहीं की जा सकती है? देखिए, हम लोगों ने पहल किया है, हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है, 4 विधायकों को तोड़ा हमारी पार्टी के, तो भी हम लोगों ने बड़ा पिक्चर देखा है। हम नहीं चाहते कोई नॉन सेकुलर पार्टी जो है सत्ता में आए, और मुझे विश्वास है कि महागठबंधन कुछ ना कुछ समझदारी का काम करेगी। तेजस्वी यादव जी अगर सपना देखते हैं, या एक महागठबंधन सपना देख रही कि बिहार की काया को ठीक करें, जो पर इतने लंबे टाइम से जो राज चल रहा है उसको बदला जाए, तो निश्चित रूप से वो विचार करेंगे। चूँकि एक एक जनता, चाय के दुकान हो, कार्यालय हो, अब इस बात को कह रही कि अगर महागठबंधन को सरकार बनाना है तो AIMIM को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आपने पैगाम पहुंचा दिया? हमने क्या, जनता पहुंचा रही है। अब तो हर गली चौक चौराहे कितने यादव समाज के लोग हैं, डेली फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, भैया किसी तरीके से गठबंधन करा दीजिए, हम लोग जानते हैं कि बिना आपके कभी हम लोग की सरकार नहीं बन पाएगी। तो जनता समझ रही है, एक एक सबसे पिछड़ा आदमी जान रहा है कि AIMIM की ताकत क्या है। तो अब ये अगर उनकी ज़िद होगी तो लोग उनसे सवाल करेंगे। इसका मतलब है कि आपको बिहार की चिंता नहीं है, आपको चिंता है कि हमारी पार्टी का समीकरण कैसे बना रहे। आज तक RJD में कोई एक मुस्लिम नेता पैदा होने दिया आपने? स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर में आप मुकेश सहनी जी को साथ में लेके घूमते, कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को काहे नहीं लेके घूमे? तो कभी कोई नेता को पैदा नहीं होने दिया। एक नई पार्टी पनप रही थी तो उसमें 4 विधायकों को आपने तोड़ लिया। तो हम इन सवालों को भूल चुके हैं, लेकिन अगर आपको लगता है तो जनता करेगी। हमारा दिल खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, हमने पेशकश किया है, कोई बुलावा नहीं, कोई बातचीत इस तरह की नहीं हुई ऑफिशियली। तो हम लोग चाहते हैं कि बुलावा आए, हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, और मुझे विश्वास है कि महागठबंधन के और भी जो समझदार नेता हैं और समझदार पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेके और भी जो CPI कम्युनिस्ट जितनी पार्टियां हैं, वो एक समझदार डिसीजन लेगी और अंततः हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन सर, RJD के लोग तो कहते हैं कि भाजपा और MIM में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही, दोनों भाई हैं। तो तभी तो जब हम लोगों ने बोला कि हम गठबंधन करना चाहते हैं, तो आप गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये तो अब आपको कहा जाएगा कि आप बी टीम है। आप ही तो पूर्णिया में गए थे, आपने कहा था कि या तो इंडिया को वोट दो या NDA को वोट दो, लेकिन मेरे जात वाले पप्पू यादव को गलती से जिता मत देना। तो सवाल तो आप ही से वो लोग पूछेगा ना कि आप जात की बात करते हैं कि हम अपने जात, अपने बिरादरी को आगे बढ़ाएं, और एक तरफ देखिए पप्पू यादव जी कोई अलग हैं क्या? तो आपने तो उनके खिलाफ वोट मांगा और स्पष्ट कहा, आपने NDA के लिए वोट मांग लिया। तो ये आपकी बेचैनी, बौखलाहट दिखाती है। तो इस बार ऐसा होगा कि हमने तो पेशकश किया है और हम लोगों ने कहा है कि दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। अगर आप इतना भी नहीं दे पाएंगे तो बड़े विध्वंस के लिए तैयार रहिए। फिर आप हम पे उंगली मत उठाइएगा। इस बात को एक एक जनता, एक एक चौक चौराहे पे लोग कह रहे हैं, और तभी भी अगर समझ में नहीं आएगा तो जनता चुनाव में जवाब देगी। देखिए, ये तो निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का होगा, लेकिन जितनी हम लोग की बातचीत है, हम लोग का कोई बहुत बड़ा लोभ लालच नहीं है। हम लोग मात्र 19 सीटों पे पिछली बार लड़े थे,
5 विधायक जीत करके आए थे। इस बार भी हम लोग वही शर्त रखें, वही बताएं कि जिस पार्टी के 5 विधायक हों जीते हुए, क्या मुनासिब होना चाहिए। हम लोग तैयार हैं बातचीत के लिए, हमारा कोई शर्त नहीं है कि इतना होना चाहिए। आप तय करिए, जनता तय करे कि जिस पार्टी के 5 विधायक थे उसको कितना सीट मिलना चाहिए। हम उस पर तैयार हैं, हमारा कोई सीट को लेके बहुत बड़ा शर्त नहीं है।